जानने का में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सांसद निधि यानी एमपी लैड में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। विनीता जी, मैं आखिरी बात आपके पास आना चाहूंगा, आपको शुक्रिया अदा करने से पहले। ऐसे कई उदाहरण जो है सामने आए कि कहीं ये कहा गया कि स्कूल में क्लासरूम बनाए गए, लेकिन जब वो क्लासरूम कहीं मिले नहीं तो उसकी एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें लिखा गया कि मिसिंग क्लासरूम के नाम से एक पुलिस रिपोर्ट दिखाई गई। झारखंड में 8 लाख का सोलर वाटर पंप के लिए एडवांस दे दिया जाता है कंपनी को और वो कंपनी उसके बाद गायब हो जाती है। ये सब जो अनियमितताएं हैं, आपको कैसे लगता है कि रोकना चाहिए? एक जर्नलिस्ट होने के नाते आरटीआई पे लगातार आप काम करते हैं, कैसे रोका जा सकता है इसको? जर्नलिस्ट की तरफ से मैं ऐसे बोल रही हूं कि मीडिया ने अवेयरनेस करना चाहिए, मीडिया को स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए और मीडिया को हमेशा रेगुलर बीट देनी चाहिए एक रिपोर्टर को कि 5 बरस हर एक महीने में सब एमपीएस बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने क्या क्या काम किया। तो इतना बड़ा यदि पब्लिक अवेयरनेस हो और एमपी का एजुकेशन हो तो ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा और अकाउंटेबल होगा। और मैं लास्ट बोलती हूं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को नोटिस देना, लीगल नोटिस देना चाहिए, शो कॉज नोटिस, कि उन्होंने एवरी मंथ दे हैव टू पुट अप द एक्सपेंडिचर एंड द प्रपोजल ऑफ द एमपी फंड। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी, आपने बहुत वैलिड बात उठाई और इसमें जाहिर तौर से पत्रकारों की और मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं अंजलि जी आपसे एक बात, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर आप दोनों से जरूर ये कहूंगी, जो 53 सांसद जिनका कहीं पर रिकॉर्ड कहीं नहीं है, वेबसाइट पर भी नहीं है कि इनका पैसा कहां खर्च हुआ, इसमें कांग्रेस के 17 हैं, बीजेपी के 14 सांसद हैं। मुझे लगता है कि जब हमारे सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं राज्यसभा में, उनकी भी एक जिम्मेवारी जरूर बनती है कि वो देखते रहें कि जहां पे वो रेकमेंड कर रहे हैं और पैसा कम नहीं है, 15,500 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं, ये जो पैसा है उसको जिम्मेवारी से खर्च करने का एक जरूरी जो पहलू है वो ये है कि क्या जो पैसा खर्च हो रहा है उसके बारे में जिम्मेदारी से, पारदर्शिता से लोगों तक सूचना पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। 17 लोग हैं राजीव जी कांग्रेस के, जिसमें बड़े बड़े नाम है, सुबोधकांत साहे साहब हैं, नमो नारायण मीणा साहब हैं, जतिन प्रसाद साहब हैं। आपको नहीं लगता पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए? किसी भी एमपी के हाथ में ये नहीं है कि करेक्टर रोल में डीएम के वो एंट्री कर दे कि साहब इसने मेरे सांसद निधि को ठीक से खर्च नहीं किया या मैंने एलोकेट किया, इसने कार्यान्वयन नहीं किया उस कार्य का। तो निश्चित रूप से एमपी के हाथ में इतना नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिला दे। एक केंद्रीय मंत्री और आपकी समर्थन की सरकार जिस राज्य में हो वहां पर भी आपको लगता है केंद्रीय मंत्री की सुनवाई नहीं होगी? देखिए, राजनीति में अगर स्वस्थ परंपरा रहेगी तो आप किसी भी कार्य को किसी भी व्यक्ति से करा सकते हैं, चाहे वो आपका ध्रुव विरोधी क्यों ना हो। लेकिन द्वेष का और विद्वेष का कोई इलाज नहीं है। राजनीति में जिस दिन से विद्वेष और द्वेष घुस गए हैं तब से दिक्कतें हैं कि विकास के कार्य भी अवरुद्ध होते हैं इसकी वजह से। नजमा जी, जो 14 लोग हैं बीजेपी की तरफ से, उसमें कीर्ति आजाद साहब का नाम है। बिहार में अब आपका गठबंधन जरूर टूटा है, लेकिन कीर्ति आजाद साहब, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बात बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को कहें उनकी सुनवाई ना हो। लालकृष्ण आडवाणी जी हैं जो कि इतने कद्दावर नेता हैं और गुजरात में आपकी सरकार है। लालकृष्ण आडवाणी जी किसी डीएम को कहें, उसकी क्या मजाल है कि वो उनका डिटेल वेबसाइट पर ना डाले? मैं मानती हूँ आपकी बात से, और इन्हीं ये जो कलेक्टर की आडवाणी जी और कीर्ति आज़ाद के ऊपर तो मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे मालूम नहीं है बैकग्राउंड, मगर मैं इतना कहूँगी कि हमने, जब मैं थी तो मैंने सजेशन कहा था कि एक स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर करो। जब करोड़ों रुपए, 15,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो एक कलेक्ट्रेट में आदमी हो जो रिस्पॉन्सिबल हो एमपी लैड्स के लिए, ताकि वो जवाब दे। वो कलेक्टर के ऊपर इतने काम होते हैं कि वो इसको अहमियत ही नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंजलि जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी आपके पास लौटता हूँ। फिलहाल राजीव जी और नजमा जी, मैं आप दोनों का शुक्रिया कर दूं और इसके पहले कि मैं आखिरी कमेंट अंजलि जी से लूं, ये हमने एमपी लैड की खास तौर से बात की, लेकिन साथ साथ हम जल्द से जल्द फटाफट नजर डाल लेते हैं आरटीआई को लेकर देश भर में क्या कुछ होता रहा। उसको लेकर हमारे संवाददाता समेट के लाए हैं आरटीआई इस हफ्ते में। कागजों में बन गई सड़क और आरटीआई के तहत दिया गया गलत जवाब। मामला उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ से है। यहाँ पर 10 किलोमीटर करीब रोड बनने की स्वीकृति थी, लेकिन ये स्वीकृति राज्य सरकार ने दी थी। लेकिन इसके बाद जो ठेकेदार है उसने कागज पे दिखाया है कि 8 किलोमीटर की रोड बन चुकी है। जब मामले में आरटीआई लगी और गांव वालों का आरोप है कि रोड अभी तक सिर्फ 3.5 किलोमीटर की बनी है।
और जबकि आरटीआई में ये बात भी सामने आई है कि जो सड़क की चौड़ाई है वो भी कम है और जो कि पैमाना है जिस हिसाब से ठेकेदार को ठेका मिला है कि मोड़ पे जो चौड़ाई है वो भी कम है। और इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात है कि जो पूरा ठेका है वो 2,74,00,000 रुपए का है और अब तक ठेकेदार को 1,51,00,000 रुपए दिए जा चुके हैं। मामला 2006 से जुड़ा है। मीडिया कर्मी राजेंद्र कुमार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाए लगभग 300 अधिकारियों के खिलाफ आरटीआई लगा करके सूचना इकट्ठा की थी और इसकी शिकायत तमाम आला अधिकारियों से की, लेकिन वो अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जब वो अधिकारी इन्हें प्रताड़ित करने लगे, तरह तरह से परेशान करने लगे, तो इसकी भी शिकायत डीजीपी से की, लेकिन वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। प्रताड़ना से तंग आकर के राजेंद्र कुमार ने 15 अक्टूबर 2006 को दोपहर में जहर पी करके मंत्रालय के 4थी फ्लोर पर आत्महत्या कर ली। अब उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है और हाई कोर्ट ने लगभग 35 अधिकारियों को चालान जारी किया है, लेकिन यहाँ भी देखने में आ रहा है कि कुछ अधिकारी कोर्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। देश में 16वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। नेता वायदों की झड़ी लगा रहे हैं, पर दिल्ली के रहने वाले एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई डालकर एम्स में, यानी कि जो देश का प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान, उसमें आरटीआई डालकर यह जानना चाहा कि अगर आपको एम्स में एक्सरे कराना है तो कितना समय लगेगा। जो जानकारी है वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। अगर आपको एम्स, जो कि देश का प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान है, अगर आपको उसमें एक्सरे कराना है तो आपको 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको सर्जरी करानी है तो आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज़ादी के 60 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस देश का जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बद से बदतर है। वन विभाग के आदेश के बिना कट गए सैकड़ों पेड़। मामला झारखंड के झरिया से है, जहां पर नहर के निर्माण का काम चल रहा था और ठेकेदार ने सैकड़ों पेड़ों को काट दिया। गांव वालों ने आरटीआई लगाई। वहां के एक आरटीआई कार्यकर्ता सोनू कालिंदी हैं, जिन्होंने डीएफओ में इस पूरे मामले में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी, तो पता चला कि वन विभाग ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई परमिशन ठेकेदार को नहीं दिया है। मामला प्रकाश में आने के बाद ठेकेदारों में खलबली मच गई है और वन विभाग ने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश, वहाँ पर जो नियुक्ति का मामला था, प्रमोशन का मामला जो है वो पहले ही से शक के घेरे में है। आरटीआई से बहुत सारे मामले सामने आए हैं कि यहाँ पर अनियमितता हुई है, लेकिन उस पर उपकुलपति और कुलपति महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच एक और मामला आरटीआई से सामने आया है। वहाँ पर प्रोफेसर जयंत सोनवलकर हैं, उनकी जो पीएचडी की डिग्री है वो पूरी तरीके से फर्जी है। जब इस मामले में पूछा गया सोनवलकर साहब से, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे कुछ नहीं कहना और इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के एक आरटीआई आवेदक नरेंद्र शर्मा ने आरटीआई डालकर दिल्ली की, यानी कि जो देश की राजधानी दिल्ली है, उसके अंबेडकर अस्पताल से जानना चाहा कि पिछले 3 सालों में, यानी कि 2011, 12 और 13 में कितने नवजात शिशुओं की मौत हुई। इसके साथ ही साथ उस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर हैं और कितने फोटोथेरेपी मशीन है। जो आरटीआई से जो जानकारी सामने निकल कर आई उसमें यह था कि पिछले 3 सालों में 800 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और जो फोटोथेरेपी मशीन है वो खराब है, वेंटिलेटर मशीन पिछले 1 साल से खराब है। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने आरटीआई का जवाब में ये साफ लिखा कि जो 800 से ज़्यादा जो बच्चे मरे हैं उनको किसी न किसी तरीके से बीमारी थी, यानी कि अस्पताल प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और आज हमने जो बड़ा मुद्दा उठाया, एक बार फिर हम कह दें कि चुनाव के दौरान में हम पारदर्शिता की ज्यादा बात कर रहे हैं ताकि लोग जाने अपने सांसदों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में। इसीलिए हमने वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक नई सीरीज शुरू की है। एमपी लैड पे आज हमने बात की। अंजलि जी, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, आपने वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो बात की है, उसमें तब तक वोटर जो हमारे देश के हैं नहीं जान पाएंगे जब तक कि अलग अलग तरीके से उनकी लोकल भाषा में उनको ये सूचना नहीं पहुंचेगी। इसमें एक प्रयास हुआ है। दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग ने ऑर्डर जारी किए कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो एमएलए की निधि होती है उसको एक बोर्ड पे लगा के एक पब्लिक प्लेस पे हिंदी में लोगों को सूचना मिले कि उन्होंने कैसे अपना फंड खर्च करा। काउंसलर्स के लिए इसी तरह से वार्ड लेवल पे मुझे लगता है कि एमपीज के जो फंड मिलता है उसको धारा 4 सूचना के अधिकार कानून की जो है उसके तहत बहुत जरूरी है कि ये इसको मैंडेटरी बनाया जाए कि अलग अलग जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोर्ड्स लगाए जाएं, लोकल लैंग्वेज में लगाए जाएं। फिलहाल आज जानने का हक में इतना ही। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे कार्यक्रम कैसा लगा आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है।
और इसके अलावा हमारा ट्विटर हैंडल जो है जानने का हक के नाम से, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।